हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने सीडीपी के जो 2 पेपर हैं उनमें से पेपर 1 कंप्लीट कर लिया था और पेपर 2 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल, यानी कि माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो टीचिंग यानी शिक्षण से तो आप सब अच्छी तरह से आपको इन सब के बारे में पता है कि टीचिंग क्या होती है। हमने अधिगम के बारे में डिटेल में पढ़ा था, यानी सीखना क्या है, और फिर सिखाना यानी शिक्षण क्या है। इसके अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, इसके फॉर्मूलाज के बारे में किया है। आज हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो देखिए, इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण जो है, इसका विकास 20वीं शताब्दी की देन है। 1961 में कीथ एचिसन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में शोध कार्य के लिए किए गए थे। वहाँ उन्होंने अपने साथी R.N. बुश तथा D.W. एलन के साथ शोध किया, जिसके लिए उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त हुआ था। क्योंकि एलन का शोध शिक्षण व्यवहार और शिक्षण क्रियाओं से संबंधित था, तो इसीलिए D.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर MCQ, यानी 1 लाइन वाले प्रश्न के लिए या बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो टीचिंग का या सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसको कहते हैं। D.W. एलन। ध्यान से देखेंगे, D.W. एलन। नेक्स्ट है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। तो सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है लघु, अर्थात लघु स्तर पर कार्य करना, यानी कि छोटे स्तर पर। इसके विपरीत मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, यानी बड़े स्तर पर कार्य करना। अन्य शब्दों में किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसको ही सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी वृहद शिक्षण का ही सूक्ष्मीकरण है। यानी कि जैसे अगर हमने सपोज किसी बच्चे को हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो एक दिन में ही तो पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करते ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कई सारे माइक्रो मिल करके फिर माइक्रो टीचिंग होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और छोटी छोटी बेसिक्स, यानी कि पहले बेसिक से सिखाते हैं या सूक्ष्म बातों को सिखाते हैं, छोटी बातों को सिखाते हैं, उसके बाद फिर बड़ी बातों को सिखाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि एक तो टीचिंग है कि एक टीचर है और यहाँ कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है माइक्रो टीचिंग में कि थोड़े थोड़े बच्चों को लेकर के, जिससे कि बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टॉपिक छोटा लेंगे, कम टॉपिक लेंगे, एक ही टॉपिक लेंगे और कुछ ही बच्चों को, सेलेक्टेड बच्चों को हम चीज़ें पढ़ाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में कमज़ोर बच्चों को अलग से पढ़ाने का था कि 5 बच्चों को एक टीचर अलग से पढ़ाएगा। तो वो एक तरह से माइक्रो टीचिंग का फॉर्म है, यानी कि छोटे स्तर पे लेकिन गहरी बातें सीखना बच्चा इसमें ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट है, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हम नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन, अभ्यास, कक्षा आकार और कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है। मीन्स माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन अ क्लासरूम एंड क्लास टाइम। अब इसका नेचर कैसा होता है, जैसे कि छात्र अध्यापक एक छोटा सा शिक्षण बिंदु लेकर लगभग 5-10 छात्रों के समूह को, जो उसके सहपाठी भी हो सकते हैं, छोटे से 6 मिनट के कालांश में शिक्षण कौशल के विकास और सुधार को दृष्टिगत करके अभ्यास करता है। यानी कि टीचर ने क्या किया कि जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, ऐसे हमने कुछ सिलेक्टेड जो तेज़ बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, हमने उनको सिलेक्ट किया। सपोज़ करो कि क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। सपोज़ कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और इन 30 स्टूडेंट्स में से सपोज़ कि 3 बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं या फिर 6 बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन 6 बच्चों को 5-5 बच्चे दे दिए। तो इस तरह से कि बेटा तुम्हें जो चीज़ें आती हैं वो बाकी के बच्चों को सिखाना, ठीक है। यानी कि 4-4 का ग्रुप दे दिया कि 4 बच्चे को तुम मिल करके सिखाना। इस तरह से सारे बच्चे मिल करके, तो क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे। यानी कि अकेला टीचर क्या करेगा, अगर 4 बच्चों को ही पढ़ाता है
तो बाकी बच्चों को कौन पढ़ाएगा। लेकिन अभी टीचर ने क्या किया कि जो चीज़ें उसने इन ब्रिलियंट बच्चों को सिखाई, उनसे बोला कि अब अपने आगे 2-4 बच्चों को और सिखा दो, जिससे कि टीचर की हेल्प हो जाएगी, बच्चे में भी एक्साइटमेंट रहेगा कि वो चीज़ों को पढ़ा रहा होगा तो उसे भी अच्छा फील होगा, वो भी मोटिवेटेड होगा, और जो उसके सहपाठी होंगे वो जितना टीचर से डरते होंगे उतना इस बच्चे से नहीं डरेंगे, तो वो भी अच्छे से सीख पाएंगे और क्लास में हर बच्चे पर एक तरह से फोकस हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्या बोलेंगे, छात्र अध्यापक, यानी कि जो बच्चा वो छात्र ही है, अध्यापक के रूप में वो कार्य कर रहा है। या फिर इसी तरह से हम कुछ पूरे क्लास को नहीं तो एटलीस्ट जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, बहुत वीक बच्चे हैं, एक एक दो दो बच्चे को भी हम किसी एक दो बच्चे पर दे सकते हैं। इस तरह से चीज़ें कम समय में बच्चा सीख जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इसमें शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है, यानी बारीक से बारीक चीज़ें सिखाई जाती हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि एक जो टीचर है यानी छात्र अध्यापक है, उसको 2 या 4 बच्चे ही देखने हैं, तो उनको ईजिली वो अच्छे से देख पाएगा और उनकी हर एक समस्या का निदान कर पाएगा। नेक्स्ट है, ये प्रशिक्षण विश्लेषण की प्रभावी विधि है। ये कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि मिशन 10 के तहत जो टीचर भी कई बार मतलब टीचर को भी बोला गया कि 5 बच्चे आपको क्या है एक तरह से गोद लेने हैं, जो 5 सबसे कमज़ोर बच्चे हों, उन पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है, जिससे कि ये बच्चे फिर आगे और तेज़ हो जाएं। तो इस तरह से इसमें अधिक दक्षता प्रदान की जाने वाली ये विधि है। सूक्ष्म शिक्षण, हालांकि ये कम समय में क्यों कह रहा है कि जहाँ बाकी बच्चे पूरे टाइम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मिशन दक्ष में 15 मिनट ही, 20 मिनट ही, आधा घंटा ही पढ़ाने होता है, लेकिन वो आधा घंटा या 15 मिनट भी पर्टिकुलरली हम पढ़ा रहे होते हैं, इंडिविजुअली पढ़ा रहे होते हैं, यानी स्पेशली बच्चे पर ध्यान दे रहे होते हैं, कम बच्चों पर ध्यान दे रहे होते हैं, तो ऐसे में उनकी हर समस्या का निदान हो जाता है और बहुत कम समय में ही। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, जितना वो पूरे दिन नहीं सीखता उतना उस टाइम में सीख जाता है। इसमें कक्षा का आकार, समय अवधि और विषय वस्तु ये सब कुछ कम होते हैं, यानी कि अब उसमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाना होता, बल्कि बच्चा जहाँ वीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आता है तो हमें उसको कैलकुलेशन सिखानी होंगी। अगर कोई बच्चा अल्फ़ाबेट्स में वीक है या फिर किसी की रीडिंग वीक है, तो हमें पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होता है। यानी कि यह हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे होते हैं, विषय वस्तु कम होती है, समय भी कम ही रखते हैं, और क्लास का जो आकार है, यानी कि ये नहीं कि सारे बच्चों को ही नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाना होता, उसमें से छांट के 4-5 बच्चे ही हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर मैक्सिमम 10। ये शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का भी विकास करता है, यानी कि टीचर भी एज अ प्रोफेशनल की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चा सीखे। जब इस तरह से टीचर एक्स्ट्रा ध्यान देगा तो वो भी और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। निरीक्षक छात्र अध्यापक की निर्देशक का कार्य करता है। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो तेज़ बच्चे हैं उनको ही अध्यापक बना देते हैं, यानी कि उनको हम छात्र अध्यापक बोलेंगे, तो उनसे ही मैक्सिमम हम ऐसे काम करवाते हैं। और छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक भी प्राप्त हो जाता है कि वो कितना सीखे कितना नहीं सीखे। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्र अध्यापक को एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त कराना, वृहद शिक्षण में आने वाली यानी कि जो बड़े लेवल की जो टीचिंग होगी उसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को गिनती ही नहीं आती है, ठीक है, गिनती नहीं आती, तो फिर आगे हम उसको जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे सिखाएंगे। तो वो सिखाने के लिए जिन बच्चों को गिनती नहीं आती तो उन पे हम स्पेशल फोकस करेंगे, तो सारे बच्चे गिनती सीख जाएंगे, तो इस प्रकार से फिर उनको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाना आसान हो जाएगा। यानी कि वृहद जो टीचिंग करनी है उसके लिए हेल्पफुल होगा। छात्र अध्यापकों में भी आत्मविश्वास की जो है वो वृद्धि होगी, यानी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो भी एक तरह का अध्यापक का रोल प्ले करेंगे, तो उनके अंदर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठ पोषण दिए जाने से वो अपनी शिक्षण त्रुटियों में तुरंत सुधार कर लेता है, यानी कि अगर वो कहीं कमी कर रहा है, नहीं सिखा पा रहा है, तो वहाँ पे हमको तुरंत उसका फीडबैक भी देना होता है। छात्र अध्यापकों द्वारा की जा रही त्रुटियों को दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार अभ्यास कराया जाता है, और छात्र अध्यापकों के सम्मुख कम छात्र होने से वे आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य करते हैं। बाद में इन फ्यूचर अगर वो टीचर बनते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है, तो इसमें हम देखें तो सूक्ष्म शिक्षण में
शिक्षण प्रक्रियाओं की जटिलता को व्यवस्थित करने का आधार प्रदान करता है। ये एक आधारिक अनुमान होता है जो वास्तविक शिक्षण के जटिल कार्यों को समझने में सहयोग करता है, यानी कि आगे की जो जटिल जो पढ़ाई होगी, टीचिंग होगी, उसके लिए जो सरल चीज़ें हैं वो बच्चा सीख लेगा तो फिर उसमें आसानी होगी। विभिन्न प्रकार के पाठ, अवधि और विषय की जटिलताओं को समझने में हेल्प मिलेगा। सूक्ष्म शिक्षण लचीला होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी परिस्थिति में व्यवस्थित हो सकता है, अतः शिक्षक को प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का प्रशिक्षण किया जा सकता है। जब छात्र शिक्षक को अपने विषय में उच्च रेटिंग की आवश्यकता होती है तो समान प्रशिक्षण से अलग होकर सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उसमें संज्ञानात्मक सुधार भी किया जाता है। इससे उनका आत्मविश्वास भी जागृत होता है और व्यक्तिगत कौशल के अधिकतम उपयोग जैसे लेखन, चर्चा क्षमताओं का प्रोत्साहन, शिक्षण के सिद्धांत को समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। बाकी वही सेम चीज़ें हैं जो बाकी की भी टीचिंग में हैं, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब इसके सिद्धांत देख लेते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। जो भी टर्म्स है आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में, इन सबको ध्यान देना है, यानी कि लचीला भी है, जटिल भी है और ये वास्तविक शिक्षण होता है। यानी वास्तव में देखा जाए शिक्षा का अर्थ क्या है, सामने वाले को या बच्चे को सिखाना। तो माइक्रो टीचिंग में हम एक एक छोटी से छोटी समस्या को देखते हुए बच्चों को सिखा ही देते हैं। यानी कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण ही वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशल को लेकर उन पर कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें पृष्ठ पोषण सहित प्रशिक्षण कौशल में सहायता मिलती है और एक ही समय में किसी एक कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में परिवर्तन ला सकता है। अब इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की और स्थानांतरण अवस्था, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या है? ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, यानी नॉलेज एक्विजिशन फेज क्या होता है? इस अवस्था में छात्र अध्यापक उन शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इस कार्य हेतु वो कौशल में प्रयुक्त होने वाले घटकों और कक्षागत शिक्षण में इस कौशल की उपयोगिता और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था कई रूपों में पूरी हो जाती है, यानी कि जिस बच्चे को सिखाना है पहले उसको खुद तो ज्ञान होना चाहिए। यानी कि पहली अवस्था में जो बच्चा, जो छात्र अध्यापक बनेगा, वो खुद ही चीज़ें सीख रहा होता है, ज्ञान ले रहा होता है। नेक्स्ट है कौशल संप्राप्ति की अवस्था। अब शुरू में ज्ञान लिया, फिर जब ज्ञान पक्का हो गया, पुराना हो गया, अब इतना सीख लिया उसने कि उसमें वो क्या हो गया, दक्ष हो गया, यानी स्किल्ड हो गया। और नेक्स्ट फिर अपने उसी स्किल को वो दूसरे जो वीक बच्चे होंगे या जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं उसमें अपनी इसी कौशल को क्या करेगा, यानी कि ज्ञान जो कि कौशल रूप में हो गया है उसको कुशलतापूर्वक दूसरे बच्चों में ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित कर देगा। चक्र यहाँ पर हम देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग का। तो सबसे पहले तो टीचिंग से पहले पाठ योजना बनाते हैं। अब चाहे ये माइक्रो टीचिंग हो या किसी भी प्रकार की टीचिंग, इसमें चीज़ें सेम ही रहेंगी कि सबसे पहले लेसन प्लान बनाना होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद फिर फीडबैक लेना होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर री लेसन प्लानिंग, फिर उन समस्याओं को कैसे दूर करना है उसके लिए हम एक री लेसन बनाते हैं। फिर री टीचिंग करते हैं, यानी कि जो बच्चे का वीक पॉइंट है उसके बारे में पढ़ाते हैं और फिर से फीडबैक लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसको हमने मिनट्स में भी डिवाइड कर दिया है, 6-6 मिनट में, यानी कि 6-6 मिनट में। फिर री लेसन प्लानिंग 12 मिनट की है और इस तरह से ओवरऑल 36 मिनट की क्लास माइक्रो टीचिंग की है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो टीचिंग की क्लास कितने मिनट की होती है? तो 36 मिनट की। अब इसमें कौन कौन से स्रोत हैं? ऑडियो टेप है, वीडियो टेप है, कॉलेज सुपरवाइज़र हो सकता है, या फिर साथी छात्र या कलीग पीयर्स हो सकता है, विद्यार्थी जो शिक्षण कक्षा में शामिल होते हैं। उपयुक्त पाँचों का किसी भी रूप में संयुक्तिकरण हो सकता है, यानी इनमें से किसी का भी यूज़ करके हम माइक्रो टीचिंग करा सकते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है? तो पहला जो स्टेप है या प्रथम सोपान है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान, यानी कि सबसे पहले लेसन प्लान बनाना होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास टीचिंग, यानी कि अब जो छात्र अध्यापक है वो छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5-10 मिनट तक पढ़ाता है। ये सोपान सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण सत्र यानी टीचिंग सेशन कहलाता है।
पूछ सकता है कि टीचिंग सेशन क्या होता है या कितने मिनट का होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फीडबैक। अब बच्चे को फीडबैक लेना होता है। फिर उसके बाद जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए लेसन प्लानिंग बनानी होती है। अगेन यानी कि जो हमने अभी चार्ट देखा उसी का डिस्कशन है। फिर से टीचिंग करेंगे यानी रीटीचिंग करेंगे और उसके बाद फिर से फीडबैक लेंगे और इस तरह से माइक्रो टीचिंग 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो कितने स्टेप होते हैं माइक्रो टीचिंग में? 6 स्टेप्स होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। माइक्रो टीचिंग में यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने सोपान होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स यूज इन माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ कुछ मिनट्स दिए हुए हैं, इनको देख लेंगे। मैक्सिमम समय 45 मिनट का है। उल्स्टर विश्वविद्यालय में 60 मिनट का दिया गया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें 45 मिनट का दिया गया है। नेक्स्ट है डीएवी कॉलेज देहरादून में जो प्रयोग किए गए उसमें कुल मिनट 35 मिनट दिए गए। और जो भारतीय प्रतिमान है, यानी हमको 2 ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कितना टाइम दिया है, तो ये 45 मिनट का दिया है। दूसरा भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट की टाइमिंग दी गई है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसमें जो छात्रों के प्रकार हैं वास्तविक स्कूल के भी हो सकते हैं या फिर बीएड छात्रों की भी बात की जा रही है। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग, यानी कि अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं माइक्रो टीचिंग का? तो आदर्श पाठ हेतु उपयोगी है, यानी कि बच्चे को अच्छे तरह से पाठ पढ़ाने के लिए उपयोगी है। प्रोफेशनल मैच्योरिटी के लिए है, यानी कि जो बच्चा पढ़ा रहा है उसके लिए एक तरह का व्यावसायिक परिपक्वता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, यानी कि वो एक तरह का प्रोफेशनल बन जाएगा। नेक्स्ट है सेवारत प्रशिक्षण हेतु उपयोग, यानी कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ऐसे छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल की पूर्व तैयारी कराने में सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी और सहायक होता है, यानी कि जो लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, खुद से भी अगर आप अपना ही इवेल्युएशन करना चाहो तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ये प्रशिक्षण का एक साधन है। रिसर्च का भी एक साधन है, अनुसंधान का साधन है। एंड नेक्स्ट है पर्यवेक्षक प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करने में उपयोगी है। सिद्धांत और व्यवहार का एकीकरण करने में सहायक है। तो ये सारी बातें ध्यान नहीं रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है पहले तो आपको टाइमिंग ध्यान में रखनी है, उसके बाद से सूक्ष्म शिक्षण टर्म किसने दिया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, और इसके कितने सोपान हैं, कितने चरण हैं, ये 3 बातें आपको माइक्रो टीचिंग में ध्यान में रखनी है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग में सावधानियाँ, तो इसमें वही बातें फिर से रिपीटेड हैं कि कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, जो शिक्षण कौशल के घटक हैं उन्हीं के आधार पर शिक्षणकार होना चाहिए, और पाठ्य वस्तु का जो शिक्षण समय है वो भी अधिकतम 10 से 12 मिनट ही लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक समय में केवल एक ही कौशल सिखाया जाना चाहिए जिससे कि पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो सके। पाठ योजना जरूर बनानी है। पाठ का पूर्व से ही यानी पहले ही निर्धारण कर लेना चाहिए कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, पूरा प्रॉपर लेसन प्लानिंग बनानी चाहिए और समय समय पर फीडबैक लेते रहना चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या है, फिर से वही जो कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, अगेन सेम चीज़ें रिपीटेड होंगी। वही फ़ायदे हैं कि जटिलताओं को कम करेगा, शिक्षण प्रक्रिया सरल होगी। तो यानी कि जो आप लघुत्तरीय प्रश्न लिखने वाले होंगे उसमें आप याद रखिएगा कि लगभग सारे में सेम ही चीज़ें हैं। वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक में है, वही चीज़ लाभ में है कि जटिलता कम होती है शिक्षण की प्रक्रिया सरल होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यवहार में सुधार होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही सारी सेम चीज़ें हैं, तो इसको भी हमें ध्यान में नहीं रखना है। अब नेक्स्ट है इसकी सीमाएं क्या है। इस प्रणाली को यांत्रिक बताकर इसकी अच्छी प्रणाली नहीं माना गया है। इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। वास्तविक कक्षा में 25 से 30 तक विद्यार्थी होते हैं, जबकि इसमें केवल 5 से 10 ही छात्र होते हैं। तो ऐसे में जो छात्र अध्यापक को वास्तविक कक्षा अनुशासनहीनता की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें सभी शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में वीडियो फिल्म टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध नहीं होते हैं और कौशल के घटकों पर बल दिया जाता है, विषय वस्तु गौड़ रह जाती है। अब नेक्स्ट है टीचिंग स्किल क्या है। तो आज हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम टीचिंग स्किल से रिलेटेड डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर से मैं बता रही हूँ 3 बातें ध्यान रखिएगा। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण
टर्म किसने दिया, यानी किसने इसके बारे में बताया पहले, उसके बाद इसके कितने चरण हैं, कितने सोपान हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, और टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रखना है, भारतीय मानक का भी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का भी। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, रिवाइज करते रहिए, और कल फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार अपने स्तर से भी पढ़ के आइएगा ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँ। तो आज के लिए इतना ही।